नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पथ प्रदर्शक फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं सुजीत द्विवेदी सर, जो कमांडेंट है और जिन्हें मिला है 2006 के अंदर गैलेंट्री अवार्ड, जिन पे हमारे पूरे भारत को गर्व है। आज वो अपनी पूरी जर्नी और साथ साथ वो टिप्स बताएंगे कि आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। तो वेलकम सर, मैं सुमित शर्मा। थैंक यू। नमस्कार। रॉबिन मंडल सर, जो आईआईटी मुंबई से बीटेक हैं। हम दोनों आज आपसे हमारे बच्चों के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हमारे बच्चे भी आपकी तरह हमारे देश का नाम रोशन कर पाए। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से सबको नमस्कार करना चाहता हूं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं और अपने जो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चों के साथ शेयर कर पाऊंगा। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस लायक हो पाऊंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और लोग मोटिवेट हों। बट आज मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए और मैं छोटे से नटशेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में अगर आप पूछना शुरू करें तो कहानी लंबी चल जाती है। तो मैं छोटे से उसमें बताना चाहता हूँ कि मैंने मेनली स्कूलिंग से शुरू करूंगा। स्कूलिंग मैंने बेलगाम मिलिट्री स्कूल से की थी, जिसे अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कहते हैं, और जो पहले किंग जॉर्जेस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। उसका मेरे जीवन में बहुत ही अहम योगदान रहा है मेरी पर्सनालिटी बिल्डिंग में। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज किया ग्वालियर से। उसके बाद एमएससी की मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से, और फिर मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक ज्वाइन किया 1995 में, और उसी में आज तक कार्यरत हूँ। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे आपके साथ इस इंटरेक्शन में शेयर करना पसंद करूँ। तो सर, मेरा कुछ छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर कोई बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, एक एनडीए एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर उसे किन चीजों का शुरू से ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे को? उस प्रिपरेशन के दौरान कि किन चीजों को वो क्लास 8 से क्लास 9 से ध्यान रखे, या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए एनडीए प्रिपरेशन के लिए? ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीए ही आज की डेट में ऐसा जॉब है जिसके थ्रू आप 12th के बाद अपने करियर को अश्योर कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर एंट्री के लिए 12th क्लास के बाद एनडीए एग्जाम लिया जाता है, और इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं मेन, एक रिटन एग्जाम और उसके बाद में एसएसबी। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच इज हेल्ड फॉर एंट्री इनटू एनडीए आफ्टर यू क्लियर द रिटन एग्जाम, और उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। फिर फाइनली मेरिट बनती है और आप एनडीए के लिए अकॉर्डिंग टू योर सर्विस प्रेफरेंसेस, वेदर यू वांट टू जॉइन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, उसके हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता है और वैसे आपको ब्रांचेस दी जाती है। तो एनडीए जो है उसमें बेसिकली 10th लेवल के क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड, जीके, जनरल नॉलेज, उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपके पास एक एवरेज लेवल माइंड होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड ठीक होना चाहिए जो आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रखते हैं। तो रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए में 12th क्लास के बाद, और जो उसकी एज लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए आप जब वो एग्जाम देते हैं और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जैसे कि आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत जगह आपको ओपन यूट्यूब में मिल जाती है, बाहर बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी हैं। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जाते हैं, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आज की डेट में जितना ही इजी एंट्रेंस है उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को इन ओरिजिनल प्रेजेंट करना है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक टेक्निक है सिलेक्ट करने के लिए, उसको मैं एग्जाम नहीं मानूंगा। ओके, तो एनडीए में या फिर आगे जाके जैसे 12th ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ लोग सीडीएस देते हैं, ओके, एयरफोर्स में जाने के लिए एफकैट देते हैं, उसके बाद में एनईटी देते हैं नेवी में जाने के लिए। ये सब टेस्ट देने के लिए भी मेन एसएसबी ही आता है। रिटर्न करने के बाद आपको एसएसबी करना बहुत जरूरी है, जिसमें ये एयरफोर्स में से एएफएस भी बोलते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड,
नेवी में नेवल सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड जिसमें कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, और आर्मी में से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। तो पहले तो मैं छोटा सा अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में शेयर करूंगा, फिर हम आएंगे कि किस तरह से अपने आप को थोड़ा उसकी तरफ। बिकॉज सर एसएसबी के बारे में जो मैंने सुना है वो ये रहता है कि ये इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू है। हमारे अब्दुल कलाम जी भी उसमें रिजेक्टेड हैं, अमिताभ बच्चन भी रिजेक्टेड है। मतलब बोलते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें वो लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग वहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं सर। देखिए, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जिसमें ऐसे लोग रिजेक्ट हुए थे वहां मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मैं वहां नहीं हूँ जहां पे वो लोग हैं, ठीक है। जहां पे अब्दुल कलाम आजाद हैं मैं उनके आसपास नहीं पहुंच सकता, जहां पे अमिताभ बच्चन है मैं उनके आसपास नहीं पहुंच सकता। हाँ, मैं आज इस लाइन में हूँ, तो सबका अपना अपना एक एप्टीट्यूड होता है। बेसिकली आप आईएएस के लिए आपको एक तरह की तैयारी करनी है, ओके, आपको सुपरस्टार बनना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है, पॉलिटिशियन, सब हर चीज के लिए अलग अलग तरीके। तो यहाँ पे एसएसबी का मेन पर्पस है, इंडिया में सिर्फ एक यही टेस्ट है जो आपका एप्टीट्यूड देखता है 3 डायरेक्शन से, जिसमें आपकी साइकोलॉजी होती है, आपकी ग्रुप टेस्टिंग होती है, और आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज 1 to 1, उसमें ग्रुप नहीं होता, 1 to 1 इंटरव्यू होता है। तो इसको मैंने इसलिए कहा कि ये इतना सिंपल क्यों है, क्योंकि आपको अपने आप को ओरिजिनली प्रेजेंट करना है, आपको कुछ तैयारी नहीं करनी। आप अगर टेस्ट देने जाते हैं तो अगर आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है तो उसमें सिंपल है, कहीं आपको स्टोरीज लिखनी है, कहीं पे सेंटेंसेस बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल है। और अगर आप वहां पे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपके अंदर निकल के आएगा ओरिजिनल में वहां लिखते टाइम, वो ही आपकी पर्सनैलिटी है। और अगर वो सूट करती है तो आप चुटकियों में बिना कुछ प्रिपरेशन के आप सिलेक्ट हो जाते हैं। इससे इजी क्या हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप में वो एप्टीट्यूड नहीं है तो आप बार बार ट्राई करते हैं, 5वीं बार ट्राई, 10वीं बार नहीं हो पाते, तो वो ही उतना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज मैं जिससे भी मिलता हूं यही कहता हूं कि कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, बट आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। आजकल लोग क्या करते हैं, बाहर कोचिंग करते हैं, ये करते हैं, वो कोचिंग करना ठीक है स्मार्टली, जब आप उसको कोचिंग से अपने आप को अलाइन कर पाए चीजों से। लेकिन जब भी आप उस कोचिंग से अपनी पर्सनालिटी को ओवरलैप कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी मॉडिफाई कर देते हैं, उस टाइम आपका सिलेक्शन और भी मुश्किल हो जाता है। जबकि बाकी जितने भी आप टेस्ट देखेंगे, रॉबिन जी ने आईआईटी किया है, तो आईआईटी के लिए भी आपके जेई मेन, जेई एडवांस होते हैं, इनके कई लोग कोचिंग भी देते हैं, पर उसमें आपको वो सीखना है जो आपको सिखाया जा रहा है, राइट। वो ही सीखना है, तभी आप कर पाएंगे। जबकि एसएसबी में ऐसा नहीं है। अगर आप वो सीखते जाएंगे जो आपको सिखाया जा रहा है तो आपकी पर्सनालिटी ओवरशैडो हो जाएगी और आप कभी क्लियर, मुश्किल होगा क्लियर करना आपके लिए। तो अब अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा 2-3 चीजों पे और रोशनी डालना चाहूंगा आगे एनडीए के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें जो है, आप अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को बेसिकली 12th में जब आप जाते हैं तो रिटर्न एग्जाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिवली। एनडीए का रिटर्न एग्जाम और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का रिटर्न एग्जाम, दोनों का लेवल मोर और लेस सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर जब आप 12th क्लास में वो एग्जाम देते हैं तो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। जब आप थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मे बी वो सीडीएस का एग्जाम थोड़ा आपको इतना टफ नहीं लगेगा। तो इसमें रिलेटिवली जब आप यंग होते हैं 12th के बाद, तो हम ये मानते हैं कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनको हम ट्रेनिंग के थ्रू मोल्ड कर सकते हैं। इसलिए एनडीए की जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की होती है। जब जब अमूमन अगर आप एनडीए नहीं जाते तो बाहर आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जबकि अब इधर एनडीए जाते हैं तो हम आपको 3 साल ट्रेन करते हैं एक आर्मी ऑफिसर बनाने के लिए। तो वो 3 साल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम छोटी मोटी चीजें आपकी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, और आपको हम एक खांचे में लेके आ सकते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी फिर इस माने में बोल रहा हूं कि अगर वो ही परफॉर्मेंस आप सीडीएस के बाद करेंगे तो मे बी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि सीडीएस के बाद ऑलरेडी आपके लाइफ में 3 साल और बाहर जा चुके हैं। आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 या 1.5 साल की होती है सीडीएस के बाद, ठीक है। उसमें और आपके अंदर जो स्टिफनेस है आपकी पर्सनैलिटी, आपको पता होगा जैसे जैसे इंसान ग्रो होता है उसकी अपनी पर्सनैलिटी स्टिफ होती जाती है, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए 12th क्लास में आपने रिटर्न तो आप अपना 10th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जनरल नॉलेज पढ़ाई करिए,
तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कई जगह क्रैश कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, आप वो लीजिए, बिल्कुल सिंपल है रिटर्न एग्जाम में। एक बार आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में एसएसबी के लिए आपके पास यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल है। एटलीस्ट ये जानिए कि किस तरह का टेस्ट होता है। तो मेरा उन कैंडिडेट से, सबसे जो लोग देना चाहते हैं एनडीए, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप अपने आप को अवेयर कीजिए कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। उसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसमें जीटीओ ग्रुप टास्किंग होता है, ग्रुप टेस्टिंग होती है, और उसमें इंटरव्यू होता है। तो उसमें पूछते क्या है, सिर्फ सभी टेस्ट का ये है कि कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आपको ओपन सब जगह इंटरनेट पे दिखाई पड़ जाएगी, जो कुछ क्वालिटीज होती हैं, सेट ऑफ क्वालिटीज जिनको हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट यानी कि आपके दिमाग के, आपके कॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में आपके अंदर क्या क्या चीजें दबी हुई, ठीक है, तो वो साइकोलॉजी टेस्ट का एक जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो मैंने बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब, आपको स्टोरीज दी, पिक्चर्स दी जाती हैं, आप स्टोरी लिखते हैं, आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, सिचुएशंस दिए जाते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे आप, नॉर्मल सिंपल डे टू डे चीजें, सिंपल सिंपल से वर्ड्स। फ्लावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब आपके इंस्टेंट आपके दिमाग में क्या आता है, आप वो लिखते हैं। तो इन सब चीजों से वो असेस करते हैं कि भाई ये 15 क्वालिटीज इसमें कैसे कैसे डेवलप हो रही हैं, किस तरह से निकल के आ रही हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। ग्रुप टेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स अ गेम एक्चुअली। आप एंजॉय करेंगे। 5 डेज गवर्नमेंट आपको राशन देती है, आपको वहां आराम से रखती है, घूमने का टाइम दे दिया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, जानो कि हाँ ये हमारी इंडिया है। और अगर आप नहीं मिल पाए लोगों से, तो हर तरफ के लोग आते हैं, वो 5 दिन आप बस मजे करके। और आपको जब उन टेस्टिंग प्रोसीजर से दिए जाएं तो उनको आप सीरियसली करें। सेकेंड आता है आपको ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग में आपके बैचेस बना दिए जाते हैं अंदर। देखिए, मेन आप कहीं भी रहें, एक इंसान जो है वो सामाजिक जीव है, ठीक है, सोशल एनिमल व्हाट वी कॉल। तो हम एक दूसरे इंटरेक्ट किए बिना नहीं रह सकते। तो इसमें यह है कि ग्रुप टेस्टिंग जो होती है उसमें 6 से 10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, फिर उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें ये देखते हैं बेसिकली कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप में आके किस तरह रिएक्ट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, ग्रुप को हेल्प कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, या चुपचाप खड़ा है, या उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, किसी और को काम नहीं करने दे रहा है। हर तरह के लोग को। तो इतना मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप में अगर ये चीज है, पॉजिटिविटी है, तो वो रहेगी, उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर आप में कुछ आदत हो गई हो, क्योंकि हम बड़े होते हैं तो हमारे आसपास अलग अलग एनवायरनमेंट आता है, तो अगर हम बड़े होते होते हमें किसी ने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई हो, या कुछ अलग तरह के इंटरेक्शन हो गए हो हमारे, और हमारी पर्सनालिटी थोड़ी सी ग्रे शेड में आ गई हो, तो वो इफेक्ट भी यहाँ पे निकल के आता है। उसको आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो एडजस्ट होने के बाद हमें एक्सेप्टेबल लगती है तो हम आपको ले लेते हैं, और अगर कुछ चीजें नहीं, हमें लगता कि आप नहीं आ पा रहे वहां तक, तो हम नहीं ले पाते, बट कोई बात नहीं। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आप इतनी सारे, आप ही ने कहा जैसे श्री अब्दुल कलाम जी, ठीक है, उन्होंने किया। हर किसी को जो आपके पास एवेन्यूज हैं आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है आज की डेट में, इतने सारे एवेन्यूज हैं, और इंटरनेट ने उसे और सुगम बना दिया, ठीक है, रिवॉल्यूशन। तो हर चीज ट्राई करें, बट आपके फोकस के दायरे में जो है वो कुछ चीजें होनी, 2-3 चीजें ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फोकस ब्लर्ड हो और आपके दायरे में सब चीजें हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मेरा मान। आपका एम जो है, 12th तक आते आते, 2 बच्चे फिर भी यंग रहते हैं, पर 10th के बाद में भी जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करने शुरू करते हैं, आपकी क्लैरिटी आती रहनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है। तो वो 2-3 चीजों पे आपका फोकस रहना चाहिए, बल्कि आप ट्राई सब करें, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे एवेन्यू सब ट्राई करते हैं। और इसी तरह से बस मेरा मानना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ध्यान दीजिए। और वो हम कहते हैं ना कि अच्छा सिटीजन बनना है, उसमें क्या पर्सनालिटीज होती हैं। जब आपके पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी होगी तो आप अपने आप क्लियर होंगे। ऐसा कुछ नहीं, पॉजिटिविटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको एक दूसरे से इंटरेक्शन, किसी से परेशान मत होइए, हर किसी को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, किसी में होता है पार्टिसिपेट करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब अपने आप डेवलप होगा। बिकॉज आर्मी में व्हाट यू नीड इज लीडर्स। लीडर्स। अच्छा, मैं बोलता जाऊंगा अगर आप बीच में कुछ, क्योंकि मेरे को नहीं थोड़ा नहीं, आप पूछा काफी काम की चीजें बता रहे हैं जो बच्चों के पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है, तो सर प्लीज मतलब आप शेयर कीजिए। ना। तो आपको जब भी लगे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट, बिकॉज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बोलता रहा हूँ।
ठीक मुझे है। सर ये अभी के इंटरेक्शन तक ये दो चीजें समझ में आई हैं। एक तो ये कि इसमें शायद अंडरलाइंग आप टीम स्पिरिट देखना चाहते हैं कि कितना कोई एक पार्ट ऑफ अ यूनिट बन सकता है, रादर देन हैविंग सिर्फ इंडिविजुअलिटी या पूरा वैसा स्ट्रीक होने की बजाय कौन कितना ग्रुप का पार्ट बन सकता है। एक चीज ये, और दूसरा जैसा आपने एसएसबी का बोला, इट्स लाइक वो आईक्यू टेस्ट जैसा है, जिसकी कोई तैयारी नहीं है उसको आप बदल नहीं सकते तैयारी करने से, बल्कि ज्यादा तैयारी करने से तो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी लॉस हो जाएगी और वहां पर सिलेक्शन के टाइम पे वो तो एक कंफ्यूज दिखेगा। बिल्कुल तो इसके बिल्कुल लिए अच्छा है कि आप अवेयर रहो, आपके आसपास जो भी इश्यूज है उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखो, अपना जीके अच्छा रखो और अपने डिसीजंस के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहो। तो ये सारी चीजें उस एसएसबी के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। सर आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स दिए हैं। बिल्कुल। और यही मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, हर चीज का एक रैशनल होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, एक लॉजिक होना चाहिए। चाहे वो आपसे कभी कुछ गलत हो गया हो तो क्यों गलत हो गया, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये गलत हो गया था मुझसे, और अगर वो ऑब्जर्व किया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने क्या किया। मतलब अगर आप ऐसे ही करते जाते हैं, चलिए मैं बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब एक बच्चा है जिसने 12th किया, उसके बाद में 2-3 साल वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर मन आया तो ग्रेजुएशन कर दिया। बट हाँ, एक बच्चा है जिसने 1 साल का ड्रॉप लिया, पढ़ाई की, अच्छी तरह प्रिपरेशन किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद में उसने 1-2 एग्जाम दिए, नहीं हो पाया, फिर उसने दोबारा ड्रॉप लिया और फिर उसने टेस्ट दिया और हो गया। वो ठीक है, एक लॉजिकल है, आप जा रहे हैं कभी। एक है जो 4-5 साल ड्रॉप लेते लेते करता ही गया, कहीं नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है, कैसे अलाइन करना है। तो सबके यहाँ पे लो टाइम भी आता है और हाई टाइम भी आता है। जब आपके अंदर लो टाइम आता है, नहीं तो आप अपने आप को कंपोज करके, अपने आप को समझ के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज हम सर्विसेज के लिए भी देखते हैं कि आपके अंदर कितना लॉजिक है, कितना रैशनल है अपने आप को समझने की। जो आप स्टेप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों 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 क्यों, बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप से पूछते रहना क्यों, कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो ये 2-3 चीजें आपने बहुत अच्छी 2-3 दी थी। आपने एक और चीज भी जैसे बताई थी जो बच्चों के लिए भी जरूरी है, आपने बोला कि कोई पिक्चर दिखा देते हैं एंड देन दे से कि आप लिखो। अगर आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो आप उस पिक्चर के बारे में नेगेटिव चीजें ही लिखोगे। आप कितना भी बनने की कोशिश करो, वो साइकोलॉजिस्ट दे विल रीड कि ये नेगेटिव ही इंसान है, आज भी इसमें भी इसने नेगेटिव ढूंढ लिया। और अगर आपकी पर्सनैलिटी ही पॉजिटिव है तो कोई कितनी भी नेगेटिव चीज दिखा दे उसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें पिक कर लोगे, तो दे विल जज दिस। तो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रिपरेशन जो आपने बताई कि जो बच्चे को एसएसबी के लिए करनी चाहिए फ्रॉम द डे वन, उसे हर सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिव वे में देखकर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अगर ये आप राइट, अगर आप इतने नेगेटिव हैं कि आप 2 बार 3 बार होने के बाद फिर आप उसी जगह स्टक ही रह गए हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को दूसरा पॉजिटिव मोड दे नहीं पा रहे हैं, तो हाउ यू कैन थिंक कि आप देश के लिए इतने बड़े प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो करेक्ट करेक्ट। और इसकी खूबसूरती ये है इस टेस्टिंग की ना, कि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या, आप ज्यादातर बाहर कहीं जाएंगे, कुछ कुछ जगह पे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो साइकोलॉजी टेस्ट एक अलग पर्पज से होता है। बट यहाँ पे फिर आपका ग्रुप इंटरेक्शन होता है, आपका इंटरव्यूज होते हैं जो, और बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे। इंटरव्यू में भी आपसे कुछ हाई फाई चीजें या कुछ टेक्निकल चीजें ऐसा कुछ नहीं पूछते। इवन जीके का भी स्मॉल पोर्शन, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बस। आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि आपने लाइफ में अभी तक किया कैसे, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, यही चीजें होती हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होते। बस मेरे कहने का मतलब यही है, 2-3 चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा जो एनडीए में जाना चाहता है, तो उसको यही देखना चाहिए कि जिस टाइम पे जो एक्सपोजर मिल रहा है, जब स्पोर्ट्स का एक्सपोजर होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक्सपोजर होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, सब चीजों में ध्यान दें ओवरऑल। और पॉजिटिविटी, हेल्प करे लोगों को, हर चीज जो भी कर रहा है उसके पीछे रीजनिंग हो, और अपने आप को अवेयर रखे आसपास में। ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लीडर है जिसे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये डिजाइन की गई हैं, करीब ये 1943 से ये इंस्टीट्यूट हुआ है, ये सिस्टम चल रहा है और आज तक वो ही चल रहा है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं,
तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ज्यादा निकलती है। और बस एक चीज और मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों से जो स्पेशली सीडीएस वगैरह देते, कई लोग ना चाहते हैं कि हमें यहीं जाना है, और वो इतना ज्यादा ट्राई करते हैं, इतना ज्यादा 10 बार 11 बार 12 बार, और वो हद तक हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब आप अपने आप को एक बार समझें। आर्मी एयरफोर्स ने भी ओके, यूनिफॉर्म इज गुड, यूनिफॉर्म बहुत जगह है, बाकी सर्विसेज में भी है। अगर यूनिफॉर्म नहीं भी होता तो इतने सारे फील्ड हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, इसके बाद यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव टू डाइवर्ट योर थिंग टू नेक्स्ट एम ऑफ योर लाइफ। इफ यू हैव अदर एम, इफ यू सीन कि यहाँ पे आपके बस में नहीं है, ये चीज नहीं हो पा रहा है, देन यू गो फॉर दैट, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। ठीक है, तो अपने दिमाग को संकुचित मत करिए। इवन देश के लिए सबसे ज्यादा करने का मौका तो यही है, एनडीए सीडीएस के थ्रू आप बहुत ज्यादा अपने देश के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ना करने से अच्छा देश के लिए और भी सारी फील्ड्स हैं जहां जाके आप कर सकते हैं, वहां भी ट्राई कर सकते हैं कि देश के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो मुझे लगता है ये वाली चीज आपने बिल्कुल सही की। एक और सर मेरे क्वेश्चन था कि मैंने सुना है कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है वहां पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो काला चश्मा लगा कर रखते हैं, ऐसा ये सच है? चश्मा लगाने का मुझे भी बहुत शौक है। हाँ। जीटीओ में ये जीटीओ जो होता है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के उससे होता है, और इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू लेता है। राइट ओके। ग्रुप टेस्टिंग इज डन बाय ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ऐसा हाँ कुछ नहीं, धूप वगैरह में होते हैं तो चश्मा लगा लेते हैं लोग। अब हमें बचपन में शौक था चश्मे का, तो तब 20-30 रुपए वाला चश्मा खरीद के पहन लिया करते थे, 10-20 रुपए वाला। आजकल थोड़ा सा कमाने लगे, थोड़ा महंगा तो चश्मा। बच्चे इसे इस तरीके से जज करते हैं कि वो किस मोमेंट पे किधर देख रहे हैं वो किसी को पता ना चले, ऐसा कुछ नहीं है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा हाँ कई लोगों की जिज्ञासा रहती है। बट मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स उस टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी बॉदर नहीं करें कि उन्हें कौन जज कर रहा है। कभी ये बॉदर नहीं करें कि असेसर उनकी तरफ देख रहा है या उनको स्माइल कर रहा है या उनकी तरफ गुस्से से देख, कुछ नहीं। वो क्या कर रहा है उसको उस पर छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी चीज पे ध्यान दीजिए। कई लोगों की आदत होती है जो मुड़ मुड़ के मतलब असेसर को देखते हैं, अच्छा उधर बैठा है, ये कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसको जज करना है, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, अब वो बेचारा कैसे जज करेगा, जल्दी जल्दी कंटिन्यूशन में जज करेगा तो उसकी भी अपने वो चीजें होती हैं, ही हैज टू जज ऑल। तो इसलिए वो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना सिर्फ काम करें कैंडिडेट से, इसके बारे में टेंशन नहीं लेने की। और सर इंटरव्यू के बारे में भी सर कुछ बताइए कि इंटरव्यू का क्या डिफिकल्टी या फिर किस टाइप का कंडक्ट किया जाता है, इंटेंस होता है कि नहीं? ओके, इंटरव्यू में मैंने फिर कहा कि सब कुछ बहुत सिंपल है, कहीं पे कोई स्पेशलाइज क्वेश्चंस नहीं है। इवन इंटरव्यू में भी हम आपसे सिंपल चीजें पूछ रहे हैं कि आपने आज तक पढ़ाई की है, आज आपने ये स्ट्रीम चूज किया है, स्पेसिफिक स्ट्रीम चूज किया, अगर आपके मार्क्स आते रहे, कहीं पे कम आए कहीं पे ज्यादा आए, आपके दोस्तों के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में कैसा इंटरेक्शन। तो आपने अगर सिंपल चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपने एक दूसरे को हेल्प किया, आपने पढ़ाई की, आपने अपने आप को समझा है, पॉजिटिव पॉइंट्स को डेवलप किया है, अगर कहीं पे आपसे गलती हो गई, सबसे गलती होती है, इंपॉर्टेंट ये है वो आपको समझना कि गलती हुई थी। तो वो यही ही क्वेश्चंस हैं सब इंटरव्यू में, पूरा फोकस यहीं पे है, इन्हीं चीजों में। आप जो कहेंगे फिर मैं उससे ही क्वेश्चन निकालूंगा। अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही है, अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसी से डिस्कशन होगा। तो ये आप अपने आप को ओरिजिनली प्रेजेंट करिए, यहाँ पे भी से आपसे जो पूछा जा रहा बोलिए, कोई बात नहीं। कभी किसी से हो गया होगा, कभी किसी को टीचर ने मार दिया होगा, कभी हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हो। क्यों फेल हो गया, बड़े फेल होने का शौक तो नहीं होता। हाँ, अगर कोई फेल होते ही जा रहा है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हैं मतलब कैसे। अब ये अलग चीज हो जाती है कि वो किसी और एग्जाम की तैयारी करता है ग्रेजुएशन के बाद जाके, तो वहां पे उससे ये नहीं पूछेंगे भाई 12th में फेल हो गए थे या नहीं, क्योंकि रिटन एग्जाम था। अगर उस टाइम पे वो अच्छा प्रिपेयर करता है, ग्रेजुएशन के बाद उसकी रिटन की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हैं, तो वो अपने रिजल्ट अच्छा निकालेगा और हो जाएगा। फिर उसका ये मतलब नहीं कि 12th में कम आए थे या 10th में कम आए थे। बट ये सब चीजें जब आप जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, साइकोलॉजी और जीटीओ में अलग तरह से निकालते हैं, मैंने बताया। इंटरव्यू में जब आपसे डिस्कस करते हैं, इस चीजों का इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली आपके कहीं पे लिमिटेशंस हो, आप बीमार हो गए हो, आपके घर में पैसे नहीं थे, या फादर नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे, कुछ चीजें थी, तो वो वहां पे निकल के आना चाहिए कि भाई इसकी वजह से आपने किया, बट आगे आगे जाके आपने इस तरह से अपने आप को बेटर किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं और उसी क्वेश्चन का सेम आंसर आप दे रहे हैं, तो वो दोनों के लिए उसका रिजल्ट सेम नहीं होगा। करेक्ट। आप दोनों के लिए रिजल्ट अलग होगा,
क्योंकि मैं उसको उसकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट में देख, ठीक है। तो सबसे सिंपल यही है कि बच्चे जहां तक है मैं यही मानता हूं कि कंफ्यूज ना हो, एकदम सिंपल अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखें, अपने आप को समझें, और अगर कोचिंग लेते हैं तो वहां जो भी बोला जाता है उससे अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, बस एक बैकड्रॉप में रखें कि हमें इस तरह का टेस्ट देना है तो पक्का क्लियर होंगे। एनडीए इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग एनडीए से आए, क्योंकि हमको एक जो यंग एज से लोगों को मोल्ड करने का मौका मिलता है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का रिक्वायरमेंट ही अलग है। एक वॉर टाइम उसके लिए जो शायद कई बार तो वॉर होता नहीं है आजकल, टेररिज्म वगैरह ये बहुत फैला हुआ है, इंसर्जेंसी, तो इन सब चीजों में यूज कर रहे हैं फोर्सेस को, तो फिर भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज, अदर देन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, डिफेंस फोर्सेस हैव लिटिल टू डू इन पीस टाइम, but that is their exercise and all they keep on doing, preparing for something which may come at the next moment or may not come for 20 years, whoever, no one knows, but we have to keep practicing. So थोड़ा सा इधर डिफरेंट हो जाता है कि हाँ एप्टीट्यूड डिफरेंट हो, बाकी कुछ नहीं। बाकी जैसा सुमित आपने कहा था कि आर्म फोर्सेस में जाके ही सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है ये मानना। आप हर जगह जाके सर्विस के लिए, जब तक कि आप गलत काम नहीं कर रहे, देश की आप कुछ गलत काम नहीं करते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली आप अपना काम करते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, तो आपकी वो सेवा है देश के लिए। बस यहाँ पे है आप यूनिफॉर्म पहने और आपका मेन पर्पज ही वो है, बस यहाँ पे ये है, आप यूनिफॉर्म पहन के आपको बॉर्डर पे खड़े हैं या आप देश में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल में हैं तो आप डेली युद्ध लड़ रहे हैं देश के लिए, अपने लिए, देश को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमिकली या फिर ट्रेनिंग में या फिर स्कूल में। तो ऑल जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड आप वहां पे हर जॉब में देश की सेवा कर रहे हैं। बस ये अपने दिमाग में रखिए। अपने चॉइसेस क्या क्या है वो अलग हो सकती हैं। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईटी में जाना चाहता है, किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को एनईटी में, मतलब अलग अलग है। सो बी हैप्पी विद वॉट एवर योर चॉइस इज। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर चॉइस बाय द टाइम यू रीच क्लास 12। दो कि मैं अभी बोल रहा हूँ, बट दो मैं भी इतना ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, मेरे भी दो एम थे लाइफ में 12 तक पहुंचते पहुंचते। बट हाँ, यू नीड टू बी क्लियर इन योर एम ऑफ लाइफ कि ये दो तीन चीजें हैं, मैं इनमें फोकस करूं, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बाकी ऑल जॉब्स आर इक्वल। अच्छा सर, एक और दूसरा सवाल सर ये था कि आफ्टर एनडीए में अगर किसी स्टूडेंट का, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसकी जर्नी कैसी रहती है, उसके बाद क्या जर्नी होती है उसकी? okay. तो एनडीए में आपका एक बार मेडिकल हो गया, एसएसबी हो गया, सब हो गया, आप मेरिट में भी आ गए, उसके बाद में आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, खड़गवासला पुणे, ओके, नियर टू पुणे, ओके। और इसी में नेवल एकेडमी भी होता है, नेवल एकेडमी जो डायरेक्टली अलग ट्रेनिंग कराता है, केरला में है, जिसमें आप नेवी के लिए डायरेक्टली जाते हैं। और इधर एनडीए में आप तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। वेयर एज एक नेवल एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी, जिसमें अगर आपने सिर्फ आईएनए के लिए ऑप्ट किया है तो वो आप एनडीए के एग्जाम देके आप आईएनए के लिए जाते हैं, नेवल एकेडमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ एनडीए में जब आप 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है तो उसके दौरान आपकी चॉइसेस भी भरवाई होती हैं कि भाई आप एयरफोर्स में आपका प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट आर्मी, सेकंड एयरफोर्स, सेकंड थर्ड नेवी, इस तरह से। प्लस अगर आपने कहीं फर्स्ट नेवी भरा हो और आपका मेडिकल का कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, इशू, तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े वेरी करते हैं। तो आप आर्मी के लिए तो क्लियर हैं बट नेवी के लिए नहीं क्लियर हो पाते, तो आपने नेवी फर्स्ट चॉइस डाला था तो आपको नेवी ना मिलके आपको आर्मी के लिए रिकमेंड किया जाएगा, पर पहले जिन्होंने आर्मी डाला था उनको मिल जाएगा, फिर आपकी मेरिट आएगी, इस तरह से सबको मिल ही जाता है एनडीए में। तो हमें ऐसे यंग ऑफिसर्स की, यंग बच्चों की बहुत जरूरत है जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स बन पाए। तो एनडीए में जब ये ट्रेनिंग है फिर आपको मोल्ड किया जाता है, आपका ग्रेजुएशन भी होता है तो साथ ही साथ, और साथ ही साथ एक ऑफिसर के लिए आपकी तैयारी कराई जाती है, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, ग्रुप एक्टिविटीज हैं, वो सब चलती जाती हैं एक्स्ट्रा क्लियर। और फाइनल ईयर जब आप 3 साल बाद एनडीए से क्लियर होते हैं तो उसके बाद आप आईएमए, मतलब अपने अपने सर्विसेज में चले जाते हैं। आईएमए इज फॉर आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, and you go to naval academy if you have chosen navy, and you go to air force academy, ठीक है। तो उसमें अपना अपना ड्यूरेशन होता है, फिर आगे की आपकी ट्रेनिंग उसके हिसाब से हो जाती है। तो आप एनडीए जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया उस दिन आप मेरी तरफ से तो एक ऑफिसर बन गए,
और बस आपको मोल्ड किया जा रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं कि 12th के बाद आपका करियर सिक्योर है, और अगर आपकी चॉइस के हिसाब से तो दैट इज बेस्ट। और हाँ, ये जरूर मानूंगा कि ये आपको हर तरफ से एक्टिव रखता है। ये करियर ऐसा है कि आपको हर चीज के लिए टाइम मिलेगा। बाकी जगह पे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में चले जाते हो, सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही ध्यान देंगे। आप आईआईटी वगैरह चले जाते हैं, आईटी में चले जाते हैं, तो सिर्फ आप इन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे। मतलब आप जनरली आईटी में हैं तो उसी फील्ड पे ध्यान दें। बट यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ओवरऑल हर चीज के लिए टाइम मिल जाता है। चाहे आप अगर प्रोफेशनली साउंड है, प्रोफेशनली साउंड मीन्स टेक्निकल फील्ड की तरफ है, तो भी आपको उसका प्रोस्पेक्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स, पार्टीज, आपको अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स, आपके अगर कुछ और शौक हैं तो सब चीजें, सब कुछ अवेलेबल है। ये एक इसका थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट। बट हर नौकरी का पॉजिटिव पॉइंट और माइनस पॉइंट। आप रेलवे में ज्वाइन करिए तो आपको कभी टिकट नहीं लेनी पड़ती है ट्रेन की, तो आप फ्री में घूमिए। तो हर जगह का अपना अपना वो है इंडियन एयरलाइंस। ये इवन सर और बच्चे दे आर सरप्राइज टू नो। तो सर, रोबिन सर, मैं आपको बता दूं, सुजीत सर हैं, ही इज माय सीनियर फ्रॉम मिलिट्री स्कूल। और मैं एक और चीज इनके बारे में ऐसा बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे। सर को एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, और एक प्रधानमंत्री करके सीरीज आई हुई थी, उसमें सर ने रोल भी प्ले किया हुआ है। सरदार पटेल हैं उनके पीए का। तो सर, ये शौक कहाँ से आया आपके अंदर, एक्टिंग का, जो साइड बाय साइड करना, थिएटर्स करना? चलिए, ये तो आपने दिल की बात कह दी मेरी। तो अच्छा, ये एक्चुअली मैंने आपको कहा था 12th में कि 12th में मैं थोड़ा बहुत क्लियर था। इतना क्लियर, मेरे एम थे, 2 एम थे लाइफ में। तो वो 2 एम मेरे क्लियर थे कि मुझे या तो एक्टर बनना है और या सर्विसेज। इसके अलावा मेरा कोई तीसरा एम नहीं था। बट ये दोनों एम पैरेलल थे, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फोकस यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता रहा। तो शौक था, शुरू से था, एनवायरनमेंट की वजह से आया हो या कुछ आया हो, फर्स्ट क्लास से मूवीज देखने का। बट ऐसा नहीं कि मूवी देख के बिगड़ गए। मूवीज में कंटिन्यूस देखता था, बहुत लगातार देखी है छोटे से। हम जाते थे, पापा आर्मी में थे, तो वहां पे देखने का जब भी मौका मिलता था। पहले एक टीवी हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट हमारा, हम जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, तो वहाँ यूनिट में बोर्ड पे लिख दिया जाता था आज ये मूवी आएगी, और ये, तो वो हम बैठ जाते थे 1 घंटे पहले जाके। तो ऐसे देखते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। आर्मी में वो शक्तिमान के ऊपर स्क्रीन लगा के और खुले मैदान में मूवी चलाई जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम था, ये सब देखते थे। बीच बीच में अच्छा लगता था। मैं एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करूंगा, आपने बोल ही दिया, ठीक है। 5th क्लास में मुझे जितेंद्र बहुत पसंद थे उस टाइम। जितेंद्र मतलब वो डांस बहुत अच्छा करते, जंपिंग जैक बोला जाता है। तो 5th क्लास में एक बार ये WHO के कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें रजिस्टर कराना था अपना नाम। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना नाम जितेंद्र रखूंगा, मेरे सुजीत अच्छा नहीं लग रहा। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, नाम वहां पे लिखा मैंने जितेंद्र। अब जितेंद्र द्विवेदी जम नहीं रहा था, जितेंद्र द्विवेदी कुछ अलग लग रहा था। आई सेड कि शर्मा लिख देता हूं, तो आई रोट जितेंद्र शर्मा, ठीक। और वो नाम चला गया। उसके बाद मैंने घर आके बताया पेरेंट्स को कि मैंने ऐसे करके नाम चेंज कर दिया उसमें। तो पहले तो आप ये मानिए कि जो मैं सबसे बड़ा था घर में, और उस टाइम जिस तरह से फादर हमें प्यार दिया करते थे, हाथों के साथ और चप्पलों के साथ, तो उन्होंने काफी प्यार दिया, ठीक है, कि तुमने ये नाम बदल दिया। ये जब मैंने बताया नहीं पापा मैंने शर्मा भी लिखा है, तो और भी पिटाई हुई कि तुमको अपने द्विवेदी से शर्मा कर दिया, ये है वो, बहुत सारी चीजें हुई। तो मैंने कहा अब तुमको स्टेज पे बुलाएंगे। पढ़ने में ठीक था भगवान की दया से, मतलब थोड़ा विद्या मेरे साथ ही चली है हमेशा, सरस्वती जी साथ में रही है। तो मैंने सोचा अगर ठीक है, अब अगर तुमने क्लियर कर लिया तो तुम्हें बुलाया जाएगा, भाई जितेंद्र शर्मा, ये सर्टिफिकेट लीजिए अपना। तो वहां सब जानते थे फादर को, मेरे को, ये कौन है भाई। तो मैं कुछ करूंगा। तो मैंने उसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा। तो फाइनली जब रिजल्ट आया तो नोटिस बोर्ड पे लगा होता जितेंद्र शर्मा 0 फेल। तो उस टाइम मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया, तो मैं उससे बच गया। बट ये जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट था, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। स्कूल से भी मैं 12th में आई जस्ट ट्राइड। हमारे साथ अभी बहुत सीनियर हैं आपके, इस पे ही आए थे, कुमुद मिश्रा भैया, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे हैं, वो मेरे से 2 साल सीनियर थे, 3 साल सीनियर थे स्कूल में, बेलगांव में। तो वो NSD चले गए थे, मैं उनके पास 12th के बाद भाग के भी गया था। मैं सोचा कि उधर ही जाके कुछ करूंगा, बट समाउ पेरेंट्स ने मुझे रखा और ये समझाया तो करते हुए कि आप वापस इस साइड अलाइन होइए,
अभी आपकी एज इस लायक नहीं है, अभी पहले आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें, आगे बच्चे भी, आगे आपके ब्रदर सिस्टर भी हैं, तो फिर मैं इस साइड आ गया। बट हाँ, पैरेलली चलते रहा और आज भी चल रहा है। तो सब कुछ ठीक रहा तो कोशिश करते रहेंगे, एक चीज पूरी हो गई है दूसरी करेंगे, तो लाइफ एक ही है। अगर आपके मन में एम है, कुछ ख्वाहिशें हैं, तो उसे पूरी करिए। बस मेरा यही, इसका मकसद यही था। आप किसी से डाइवर्ट मत होइए, जैसे बैलेंस करके मैं चलते रह रहा हूँ। अगर बिगड़ने के लिए कोई कहता है मूवी देख रहा है तो वो बिगड़ गया, बट फिर वो आपके अपने ऊपर है, आप बिगड़ना चाहते हैं कि नहीं बिगड़ना, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कंट्रोल करना, आप कुछ भी करें बट अपने आप को समझ के करें कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे यहाँ तक कंट्रोल है। अदरवाइज तो फिर अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो आपके पास हजारों चीजें दुखी होने की, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अब लेकिन अगर खुश होना है तो हर मोमेंट से वैसे ही खुशी निकालिए। तो अभी मैं, जैसा कि अभी मुझे कहा, तो मैं यही फॉलो भी कर रहा हूँ, और मैं भी सर्विस छोड़ी भी कुछ टाइम में, तो अपना ये पैशन भी फॉलो करूंगा, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो सेटिस्फेक्शन है लाइफ में। बिल्कुल सर। रोबिन सर, आप सर से एक अवार्ड के बारे में पूछ रहे थे। हाँ सर, हाँ सर, आपको तटरक्षक गैलेंट्री अवार्ड जो मिला है 2006 में, सर उसके बारे में कुछ बताइए। ओके ओके, तो ये एक्चुअली 2006 में मैं मैंगलोर में पोस्टेड था, न्यू मैंगलोर, वहाँ पे शिप में पोस्टेड था। तो हमारे शिप में 4-5 ऑफिसर्स होते हैं और करीब 30 जवान होते हैं। तो मैं उस टाइम पे, जैसे कोई कमांड करता है फिर उसके बाद सेकंड इंचार्ज होता है, थर्ड, इस तरह से, तो मैं थर्ड लेवल पे था वहाँ। तो उधर ऐसा हुआ था कि बाकी दोनों लोग छुट्टी गए हुए थे, मेरे सीनियर्स जो थे। तो उस टाइम पे वहाँ लोकलाइज साइक्लोन आ गया था बहुत ज्यादा, तो काफी मछुआरे फंस गए थे सी में, और हमको बोला जा रहा था कि आप लोग निकलें और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करें, पर कोई निकल नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा वेदर खराब था, वेव्स बहुत हाई थी, और काफी विंड्स वगैरह, बहुत ही सडन डेवलपमेंट था। तो और हमारे तो सीनियर भी नहीं थे, दो, हम अकेले 2 जूनियर ऑफिसर्स थे कोई साथ में। देन हमने डिसाइड किया, और एक बात बहुत अच्छी होती है कि उस टाइम जूनियर, तब हमारी एकदम एज यंग थी, एकदम बबलिंग टाइप जोश है ना, मतलब ये करेंगे वो कर देंगे, तो मे भी शायद वो भी हमारे साथ था कि हमने चलो देखा जाएगा, क्योंकि जब ब्लड गश कर रहा होता है, जितने आप यंग होते हैं ना, उस टाइम ये सब चीजें जो थोड़ी बहुत मुश्किलें होती नेगेटिव, वो सब साइड में हो जाती है। तो वो हम लेके गए, कुछ लोगों ने ट्राई किया जाने का, शिप्स ने, कुछ पोर्ट के टर्क्स वगैरह थे, कुछ ने ट्राई किया, सब वापस आ गए, नहीं जा पाए। वी मैनेज्ड, हम लोग गए कैसे भी, और वो जो सी की कंडीशन थी, वो आज तक, वो तो बाद में जब हम निकल गए तब हमें पता लगा कि मतलब हो सकता है कि शिप बचे या ना बचे, क्या कैसे होगा, बट देन वी वेंट, एंड हमने जाके वहां पे एक स्पेशली हमको फिशिंग बोट ढूंढना था, जिसमें 6 मछुआरे थे, और 2 दिन से इसी वेदर खराब होने की वजह से उनका पता नहीं लग पा रहा था, लास्ट पोजीशन पता थी और वो हालत खराब थी। तो जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे वो चिल्ला रहे थे बेसिकली रेस्क्यू करने के लिए, और हमारे लिए रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज वेव्स, इफ यू सी इन द सी, मतलब अगर आप ऐसे शिप से उसके पास जा रहे हैं, बोट के पास, तो पास जाते इतनी जोर से वेव आपको पुश करेगी कि आप उस बोट के ऊपर जा सकते हैं, और बोट के ऊपर अगर हमारी शिप गई तो वो सब वैसे ही मर जाएगा। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लाइक आपके जो इंजन्स आपको कंट्रोल करना है शिप में, रोड पे कार की तरह तो है नहीं कि मतलब एकदम रोका और फिर वहां पहुंच गए। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट, एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय अदर ऑफिसर्स एंड मेन, हम सब लोगों ने मिलके उन 6 के 6 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 को तो थोड़ा स्विमिंग आती थी, 2 नॉन स्विमर्स थे। तो किस तरह से हमें रोप्स फेंकने हैं, कैसे, बिकॉज आप रुक नहीं सकते, शिप पूरी ऐसे टिल्ट हो रही थी, एक तरफ से पानी में, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। बट उस टाइम मैं ये कहूंगा कि हमारा तो थोड़ा था, चलो हमने सोचा था कि हम करेंगे, बट पूरा भगवान का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा इधर हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और थोड़ा इधर हुआ तो बच सकते हैं, थोड़ा उधर हुआ तो कुछ और हो सकता है। तो by the God's grace, we saved all the 6 people and we came back. And that has been the most important mission of my life till now. मतलब जो उस टाइम की conditions को देखते हुए, otherwise normal में तो it's okay. And I'm just proud that I could help those 6 people and like bring a smile to their family's face. That was important. बहुत बढ़िया। तो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, कि मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं,
तो एक कोई ऐसी पोएम जो हमारे बच्चों के लिए हो तो प्लीज आप सुनाइए सर। पक्का ये मेरा सौभाग्य होगा, बिकॉज मैंने 6th क्लास में, मुझे याद है, फर्स्ट पोएम लिखी थी मिलिट्री स्कूल में, शेरनी जी की बारात। वो अभी तो ऐसे ही मजेदार कुछ आगे पीछे लिख दिया था, बस फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता रहा और अब मैं थोड़ा लिखने लगा हूँ और पोस्ट भी करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने पोएम लिखी, जस्ट 5 दिन पहले। देखिए, इसको मैंने शीर्षक दिया है जाग जाग भाग भाग। ठीक है, जाग जाग भाग भाग। ठीक है, थोड़ी जोश भरी है, तो मैं थोड़ा जोश में भी आ सकता हूँ बोलते टाइम। हाँ, तो थोड़ा सा ओके, मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, भाग 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 सबसे आगे तू भाग, भाग 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 सबसे आगे तू भाग, जाग 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 भीतर से जाग, जाग 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 भीतर से जाग। जिंदगी तेरे साथ, जिंदगी तेरे साथ शतरंज सी बिछी बिसात, मोहरे भी तेरे पास लगाए फिर क्यों किस्मत पे आस, लगाए क्यों किस्मत पे आस। कर्म कर कर्म कर, भाग 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 जाग 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 जाग, बना ले हर लम्हा खास, हुंकार भर रण कर, कुछ करने का प्रण कर, शातिरों में शुमार रख, शातिरों में शुमार रख, एक जांबाज सा खुमार रख, सुनेगा ये पासा तभी, देगा कोई उसे झांसा तभी। आए दरिया डगर में, आए दरिया डगर में तो कूद जा भंवर में, ले मजा जीतने का सफर में, ले मजा जीतने का सफर में, हो जा तू अटल, तो ये वक्त का पटल तेरे ताप से तपेगा, तेरे नाम को जपेगा। भाग 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 सबसे आगे तू भाग, जाग 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 भीतर से जाग। ना तुझसे हो भूल, ना तुझसे हो भूल, तू बना यूं उसूल कि राह का हर शूल बिछ जाए बन के फूल। रोकेगी दुनिया, रोकेगी दुनिया, तुझे टोकेगी दुनिया, पीठ पे तेरे खंजर भी खोपेगी दुनिया, मगर तू आत्मा से जाग कर, अपने भीतर में आग भर और नाप ले फासले, तू सबसे आगे भाग कर, भाग 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 सबसे आगे तू भाग, जाग 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 भीतर से जाग। जकड़े तुझे, जकड़े तुझे, तू वो बेड़ियां तोड़ दे, रोकने वाली परछाइयों से मुंह मोड़ ले, जमीन पे खड़े खड़े खुद को आसमां से जोड़ ले, जुनून रख, जज्बा सजा हाथ बढ़ा और गगन से तारे तोड़ ले, और गगन से तारे तोड़ ले। जिंदगी तेरे साथ शतरंज सी बिछी बिसात, मोहरे भी तेरे पास लगाए फिर क्यों किस्मत पे आस। कर्म कर कर्म कर, भाग 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 सबसे आगे तू भाग, जाग 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 भीतर से जाग, जाग 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 भीतर से जाग। थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। वाह सर, वाह, बहुत ही जोशीला था सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स। बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। थैंक यू। तो आज बहुत अच्छा लगा सर आपको यहाँ पर बुलाकर, हमारे बच्चों को और हमको काफी चीजें जानने का मौका मिला, और आपकी पर्सनैलिटी में जो ठहराव है, जो एकदम आप बहुत आराम से चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कैसे सिंपल तरीके से कह सकते हैं, वो मुझे लगता है सभी लोगों को सीखना चाहिए आपसे। तो उम्मीद करते हैं जैसा अभी तक आपका करियर रहा, आगे भी बहुत अच्छा रहे और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हों। और बच्चों, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए सर से, जो सर ने बताए वो उनके रियल लाइफ के अंदर, जो रियल में, जो आप जब तैयारी करोगे, आप जब एसएसबी की ट्रेनिंग में जाओगे तो यू विल फेस दीज पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। और आज एक छोटा सा डिस्टर्ब कर सकता हूँ आपको एक पॉइंट के लिए? बोलिए। ठीक है, एक पॉइंट जो मैं जनरली बोलता हूँ और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सभी को, बच्चों को, जब भी मैं इधर हैंडल करता हूँ या कुछ, कि आपको लाइफ में जब भी एम करना है, जब भी आप एम करना चाहते हैं, तो अपने से आपका जो प्रेजेंट लेवल है उससे ऊपर एम करिए। ओके, यू हैव टू एम एटलीस्ट 1 स्टेप हायर। ठीक है, फिर आप ऊपर जा सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन कभी जब आप, सबके पास एक ऐसा फेज आता है जब आप लो फील करते हैं, ठीक है, जब कुछ आपके मुताबिक नहीं जाती चीजें, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लो आ सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने से नीचे वाले को देखिए, एक स्टेप नीचे वाले को। ठीक है, आप हैं, आपके नीचे वाला कैसे रह रहा है, और उससे नीचे देखिए। वो, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फुटपाथ पे पड़ा है, पता नहीं कब कौन सी गाड़ी चढ़ जाए या कब कोई कुत्ता काट जाए, उसे क्या हो पता नहीं उसकी लाइफ का। अगले टाइम का खाना उसके पास नहीं है, वो फिर भी जिंदा है, उसको सोचिए, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा।
और ऐसे ही आपको मोटिवेशन लेना है तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखिए, अपने लेवल वाले को मत देखिए, अपने से नीचे वाले को मत देखिए, अपने से ऊपर वाले को देखिए और बढ़िए, तो हमेशा आप बढ़ते रहेंगे, कभी आपको निगेटिविटी। राइट, गांधी जी का तंत्र, मैजिक कहते हैं इसे, गांधी जी ऑल्सो फॉलोड दिस कि तलिस्मा, हाँ, राइट राइट राइट, गांधी जी का तिलिस्मा वो एनसीईआरटी की बुक पे फर्स्ट पेज पे रहता है। ये वो आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है अंदर रखने के लिए। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखें, और फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं और बताएं क्या चीज है। बाकी आज के सेशन में सर हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, रॉबिन सर ने, मैंने, और बच्चों ने भी काफी कुछ सीखा। सो थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम, और थैंक्स फॉर सर्विंग आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच रॉबिन एंड सुमित, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। जय हिंद, बेस्ट विशेस टू यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू।